दूसरा सीजन शुरू होता है कड़कड़ाती ठंड में। हम पार्क में पहुंचते हैं जहां चकबाज झूले के पीछे छुपने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आखिर में उसकी माँ उसे पकड़ ही लेती है। माँ को अचानक सामने देखकर चकबाज तो सच में डर के मारे उछल ही जाती है। आधा साल बीत चुका है जब से मॉन्स्टर मामा फिर से दिन की धूप में चलने लगी है। होप विलेज में मिली दवा की वजह से वो धीरे धीरे अपनी पुरानी हालत में वापस आ रही है। उसकी ये बदली हुई हालत उसके आसपास के लोगों पर भी बहुत अच्छा असर डाल रही है, खासकर चकबाज पर। अब मॉन्स्टर मामा सुबह सुबह टहलने जा सकती है और मौसम अच्छा हो तो एक्सरसाइज भी कर लेती है। शुरू में वो सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करती थी, लेकिन अब 40 मिनट तक मजे से कर लेती है। पहले वो धूप की वजह से घर के अंदर रहती थी, पर अब जब चाहे बाहर जा सकती है। दिन में परिवार पिकनिक पर जाता है, टहलने जाता है और उसकी ट्रेनिंग में मदद भी करता है। अब वो लोग साथ में खाना भी खा सकते हैं और सोते वक्त लाइट भी जला सकते हैं। चकबाज बहुत खुश है, लेकिन दो चीजें अभी भी उसे परेशान करती हैं। पहली, कभी कभी मॉन्स्टर मामा का शब्दों का उच्चारण बहुत खराब होता है, पर चकबाज की मेहनत की वजह से अब उसमें काफी सुधार आ गया है। दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत, जब भी चकबाज ट्रेनिंग में हार जाती है, मॉन्स्टर मामा उसे जबरदस्त वाले स्मूचेस देती है जो उस छोटी लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आते। उसके चुंबन तो ऐसे बदबू करते हैं कि बस पूछो मत, लेकिन यही स्मूचेस चकबाज को अगली बार जीतने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि जीत ही उसे उन स्मूचेस से बचा सकती है। फिर भी दिन के आखिर में जब मॉन्स्टर मामा ऐसे मुस्कुराती है तो चकबाज अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। अपनी माँ ने जिन मुश्किलों का सामना किया है उन्हें याद करके वो ये सब सहने को तैयार रहती है। लेकिन जहाँ परिवार की जिंदगी अब बहुत खुशहाल लग रही है, वहाँ बेचारी हीरा को मत भूलो, जो अब तक अपनी चोटों से पूरी तरह नहीं संभली है। लगता है उसका समय अब पास आ चुका है। जब चकबाज अभी भी स्मूचेस की टॉर्चर झेल रही होती है, तभी हीरा सीन में धड़ाम से घुस आती है। उसे साफ दिख रहा है कि मॉन्स्टर मामा छोटी सी बच्ची को ठीक से ट्रेन नहीं कर रही है और ये बात उसे बहुत चिढ़ा रही है। वो सीधे चकबाज से पूछती है कि ये ट्रेनिंग उसके किसी काम आ रही है या नहीं। बेचारी चकबाज समझ ही नहीं पाती कि ऐसा क्या बोले जिससे ना हीरा नाराज हो ना मामा, इसलिए वो बस कांपती रहती है। आखिरकार दोनों माएं लड़ाई पर उतर आती हैं। हीरा कहती है कि मॉन्स्टर मामा के सिखाने का तरीका बिल्कुल बेकार है, जबकि मॉन्स्टर मामा डिफेंड करती है कि वो चकबाज को उसकी मेंटल एज के हिसाब से सिखा रही है। जितना वो समझ पाए उतना, उसे जबरदस्ती लिमिट तक धकेलना सही नहीं होगा। लेकिन हीरा फिर भी नहीं मानती। उसका कहना है कि ये गेम जैसा तरीका बिल्कुल गलत है। मॉन्स्टर मामा को पसंद नहीं कि हर चीज इतनी सीरियस बनानी पड़े, और यही वजह है कि उसे हीरा से थोड़ी चिढ़ भी है। हीरा को मॉन्स्टर मामा की पॉजिटिव थिंकिंग पसंद है, लेकिन एक माँ होने के नाते उसे मानना पड़ता है कि मामा थोड़ी नाइव है। भले ही मॉन्स्टर मामा अब बाहर घूम सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया सुरक्षित हो गई है। मॉन्स्टर मामा फिर उसे समझाती है कि बहस करने का कोई मतलब नहीं, और ये भी कहती है कि हीरा को खुद को इतना जोर से पुश नहीं करना चाहिए, वरना उसके अंदरूनी जख्म फिर से खराब हो सकते हैं। बस फिर क्या, हीरा का ईगो छू गया। वो पूरी तरह भड़क जाती है और खुद को फिट साबित करने के लिए लड़ने को भी तैयार हो जाती है। उधर बेचारी चकबाज इन दो ताकतवर और गुस्सैल औरतों के बीच फंस जाती है। दोनों की बहस में वो अनजाने में उसे दबाती खींचती रहती है और चकबाज परेशान होकर झुंझलाने लगती है। आखिर में चकबाज अपनी लिमिट पर पहुंच जाती है। आखिरकार चकबाज दोनों माओं को डांटते हुए बोल देती है कि बस चुप हो जाओ। अचानक हीरा तेज दर्द से कर रहा उठती है, जिसे देखकर चकबाज चिंतित हो जाती है। वो जल्दी से हीरा को आराम करने के लिए कहती है, लेकिन ये जिद्दी औरत हमेशा की तरह नहीं मानती और बोलती है कि वो अब ठीक महसूस कर रही है। चकबाज को उस पर भरोसा नहीं होता। गाँव वाली घटना के बाद से हीरा की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। उसे जो चोट लगी थी वो इतनी गंभीर थी कि ठीक से इलाज भी नहीं हो पाया था। डॉक्टर ने उसे सख्त मना किया था कि ज्यादा शारीरिक मेहनत ना करे और धीरे धीरे आराम से ठीक हो। बीमारी की वजह से हीरा ज्यादातर घर का काम करती है और चकबाज की पढ़ाई में मदद करती है। वो उसके लिए एक केयरिंग बड़ी बहन जैसी बन गई है, सपोर्टिव भी और एक भरोसेमंद टीचर भी। लेकिन गाँव वाली घटना के बाद हीरा में थोड़ा बदलाव आ गया है। जब से वो लोग गाँव से निकले हैं, हीरा बिना वजह ही चकबाज को डांटने लगी है। बेचारी चकबाज तो अब उसकी निगाहों के सामने कोई भी गलती करने से डरती है, पर चकबाज को सबसे ज्यादा डर हीरा की ट्रेनिंग स्टाइल से लगता है। ऐसा लगता है जैसे हीरा ट्रेनिंग को लेकर पागल सी हो गई हो। वो चकबाज को उसकी पूरी लिमिट तक धकेल देती है, बिना जरा भी रुके। उसकी तीखी नजरें और जंगली जैसे एक्सप्रेशंस कई बार चकबाज को इतना डरा देते हैं कि वो रोने लगती है। फिर भी वो मानती है कि हीरा से उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हीरा की इंटेंसिटी और उसकी सख्ती ने उसे अब तक का सबसे डरावना टीचर बना दिया है। पूरा दिन शिकार करने के बाद जब वो लोग घर लौटते हैं और डिनर करने लगते हैं, तभी हीरा अचानक चकबाज को रोकती है और उसे एक चॉकलेट बार देती है।
छोटी की आंखें तो चमक उठती हैं। वो तो बस चॉकलेट देखकर ही लार टपकाने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इसे तो परिवार वालों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। तभी हीरा हल्की सी मुस्कान के साथ बताती है कि ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। ये पूरी चॉकलेट आज सिर्फ उसी की है। सर्वाइवल में हर नियम को हमेशा फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, और ये पूरी चॉकलेट अकेले खाना ही एक महत्वपूर्ण लेसन है जो चकबाज को हमेशा याद रखना चाहिए। उस पल चकबाज समझ जाती है कि भले ही हीरा कभी कभी बहुत डरावनी टीचर बन जाती है, लेकिन वो एक ऐसी इंसान है जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जो उसे सच में प्यार करती है। ये सोचकर चकबाज का रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। एक दिन वो भी हीरा जैसी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। सीन बदलता है और हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। इस पूरे मेस के बीच गमडल हर तरह का सामान इकट्ठा कर रहा है। सारी दवाइयां पैक करने के बाद उसे एक और आदमी मिलता है और दोनों आपस में सामान का ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन गमडल तुरंत समझ जाता है कि ये पतला दुबला कमीना उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। गमडल उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। वो स्क्रॉनी बंदा गुस्से से चिढ़ जाता है कि ट्रेड के बीच गमडल ऐसा स्टंट क्यों कर रहा है। तभी गमडल उस आदमी की पार्टनर को आवाज देता है जो पिलर्स के पीछे छुपी हुई थी। वो औरत डर के मारे बंदूक नीचे फेंक देती है। गमडल पहले ही समझ चुका था कि ये आदमी अकेला नहीं है। उसने उस कमीने की उंगली में पहनी हुई रिंग और उसकी बेढंगी सिग्नल्स देख ली थी। चूंकि इस पतले आदमी ने ट्रेड के रूल्स तोड़े थे, इसलिए गमडल उससे पूरा सामान देने की मांग करता है। कुछ देर बाद गमडल उनका सारा सामान उठाकर खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एक और ट्रेडर मिलता है। इस बार ट्रेड आराम से हो जाता है और गमडल अपनी राह चलता है। फिर उसे एक और ग्राहक मिलता है और फिर एक और। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गमडल की एक ही कमजोरी, बहुत ज्यादा अच्छा होना, उसे मुसीबत में डाल देती है। एक गैंग उसे पकड़ लेता है। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसकी अच्छाई ही उसकी इजी टारगेट बन गई और अब वही उसे मरवाएगी। एक थग मुस्कुराते हुए ट्रिगर दबाता है, पर बंदूक चलती ही नहीं। बाकी गुंडों की बंदूकें भी यूजलेस हो जाती हैं। बस इतना सा कंफ्यूजन गमडल के लिए काफी है। वो रस्सियां तोड़कर निकल आता है और उन सबको नंगे हाथों से कुचल देता है, जैसे वो सब कीड़े मकोड़े हों। फिर हम देखते हैं कि उस गैंग में एक औरत भी थी जिसे वो लोग गुलाम बनाकर रखे हुए थे। वही थी जिसने सारी बंदूकें खराब कर दी थी। वो गमडल को थैंक यू कहती है, बताती है कि पिछले 3 महीनों से वो मजबूरी में इनके साथ थी, क्योंकि वो अपने अकेले बेटे को बचाने के लिए काफी मजबूत नहीं थी। लेकिन अब गमडल की वजह से वो आजाद हो गई है। उसे खुशी है कि उसे बदला लेने का मौका मिला है। ये दुनिया कितनी बेरहम और अंधेरी हो चुकी है, ये बताते हुए वो कहती है कि गमडल ने उसे फिर से जीने की वजह दी है। अब वो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ सकती है। बाद में गमडल घर लौट आता है। पूरा दिन इतना थकाने वाला था कि वो बहुत उदास लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी छोटी बेटी और मॉन्स्टर मामा दौड़कर उसे गले लगाती है, उसके सारे गम गायब हो जाते हैं। वो सोचता है कि ये दुनिया सच में एक नर्क जैसी है, लेकिन इस नर्क में भी उसके पास एक छोटी सी उम्मीद है, उसका परिवार। वो अपनी प्यारी पत्नी का पति है और अपनी बेटी का प्राउड पिता। कुछ दिन बाद सीन चकबाज पर शिफ्ट होता है। वो सोचती है कि वो कितनी आगे बढ़ चुकी है, न सिर्फ लड़ने में बल्कि मेले वेपन्स और गन संभालने में भी। उसने पढ़ाई भी बहुत मेहनत से की है। उसे पता है अभी लंबा सफर बाकी है, लेकिन वो बहुत ग्रो कर चुकी है। आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही जाता है जिसमें चकबाज को साबित करना है कि उसने सारी ट्रेनिंग से क्या सीखा है। वो पूरी तरह तैयार है, एक्साइटेड है और हीरा से अप्रूवल पाने के लिए मर मिटने को तैयार है। लेकिन जैसे ही वो टेस्ट देने को तैयार होती है, हीरा उसे ये खबर सुनाती है, आज कोई टेस्ट नहीं होने वाला है। सब मिलकर डिनर करने का फैसला करते हैं, इसलिए हीरा चकबाज से किचन वाला चाकू दे दो क्योंकि कुछ चीजें काटनी है। इतनी अचानक प्लान बदल जाने से चकबाज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि आज उसके पेरेंट्स देर से आने वाले हैं, हीरा उसे सलाह देती है कि वो जल्दी सो जाए। जब चकबाज आखिरकार सो जाती है तो हीरा चुपचाप उठती है और अच्छे से तैयार होने लगती है। उधर गमडल और मॉन्स्टर मामा अपार्टमेंट पहुंचते हैं और तुरंत हीरा से पूछते हैं कि चकबाज कैसी है। हीरा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो तो फरिश्ते की तरह सो रही है और उसने उसे पहले ही पेट भरकर खिला दिया है। गमडल की अभी भी दुविधा है, क्या सच में वो जो करने जा रहे हैं वो चकबाज के लिए ठीक है। लेकिन हीरा सख्ती से उसे याद दिलाती है कि यहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं है, ये सब उसकी सर्वाइवल के लिए है। अटल होकर वो लोग फैसला करते हैं कि चकबाज के जागने से पहले अपना प्लान शुरू कर दें। फिर भी मॉन्स्टर मामा के मन में शक है, क्या ये सच में सही कदम है। ठंडी रात की खामोशी में अचानक चकबाज की नींद खुल जाती है। वो इधर उधर देखती है और हैरान रह जाती है, ये तो वो जगह नहीं है जहाँ वो रहती थी। आखिर वो कैसे एक ऐसे शॉपिंग मॉल में पहुंच गई जहाँ हर तरफ घिनौने मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। तभी उसे एक चिट्ठी दिखाई देती है उसके नाम से। वो जल्दी से उसे खोलकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर चक ये लेटर पढ़ रही है तो उसका टेस्ट शुरू हो गया है। उसका एक ही मकसद है, इस जगह से जिंदा निकलना। लेटर में बताया गया है कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर में है जहाँ ढेर सारा सामान है और घूमने में कोई समस्या नहीं होगी। पहली मंजिल के सेंटर में एक वॉकी टॉकी रखा है। उसका काम ये है कि वो वॉकी टॉकी तक पहुंचे, अब उसका पेरेंट से संपर्क करे और टेस्ट पास कर ले। लेकिन मुश्किल ये है कि वॉकी टॉकी तक पहुंचने के लिए उसे मॉल में फैले
अनगिनत मॉन्स्टर्स से बचकर निकलना होगा। चिट्ठी के अंत में उसके माता पिता लिखते हैं कि वो पूरी कोशिश करे, जिंदा रहे और जो कुछ भी उसने सीखा है उसे इस्तेमाल करे। ये इतना पढ़कर चेक बॉक्स समझ जाती है कि हीरा ने उससे टेस्ट कैंसिल होने के बारे में झूठ बोला था ताकि उसे अकेले इस खतरनाक स्थिति में डाला जा सके। गुस्से और डर से भरी चेक बॉक्स जमीन पर मुक्का मारती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बस घर वापस जाना चाहती है। तभी उसके दिमाग में हिया की आवाज गूंजती है। सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ हिया उसे बताती है कि उसे अपने एनवायरनमेंट की आदत डालनी होगी। वो कहती है कि ह्यूमंस अचानक बदलावों के साथ इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल देते हुए वो पूछती है, अगर तुम्हें अचानक यहाँ अकेली रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? चुकबच मान लेती है कि अगर ऐसा अचानक होता तो वो डर जाती। फिर हिया उसे अश्योर करती है कि जब वो अडेप्ट कर लेगी तो इस जगह को अपना घर जैसे यूज कर सकती है और जब ऐसा होगा तब वो इनविंसिबल बन जाएगी। वो यहाँ छुपने के लिए जगह ढूंढ सकती है, लड़ने के लिए वेपन पा सकती है और अगर वो जल्दी अडेप्ट कर ले तो ये बिल्डिंग जो वो अभी देख रही है उसका नया घर बन सकती है, एक ऐसा घर जिसे वो प्रोटेक्ट करेगी। आखिर में हिया कहती है कि अगर वो चाहे तो कहीं भी उसका नया घर हो सकता है। प्रेजेंट में वापस आकर चुकबच अपने आंसू पोंछती है और खुद को संभालती है। वो डिसाइड करती है कि इस जगह से भागना है और फिर हिया से बदला लेना है। वो औरत इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने वाली। जैसे ही चुकबच ध्यान से स्टोर के अंदर चलती है, अचानक एक क्लीवर बहुत ही तेज स्पीड से उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है। किस्मत से वो बस बाल बाल बच जाती है। उस पल का डर इतना ज्यादा होता है कि चुकबच खौफ के मारे खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और उसकी पैंट गीली हो जाती है। जो क्लीवर फेंका गया था वो एक ज़ॉम्बी ने फेंका था और ये ज़ॉम्बी किसी भी चीज से ज्यादा भूखा लग रहा था। बेचारी लड़की कांप रही होती है जब उसे महसूस होता है कि उसका पी जमीन पर बह रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर उसके ऊपर झुकता है, चुकबच जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भद्दे कदम की वजह से वो सीधा गिर जाती है। लेकिन तब पता चलता है कि ये मॉन्स्टर असल में मॉन्स्टर है ही नहीं, ये हिया, गमडॉल और मॉन्स्टर होते हैं। वो लोग इरिटेट हो जाते हैं ये देखकर कि हिया ने बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा दी है। उसे सिर्फ चुकबच को डराना था, उसकी जान को रियल में खतरे में डालना नहीं। पर हिया बिल्कुल काम रहती है और उनसे कहती है कि पैनिक बंद करो, बस शांत बैठो और देखो। जो बाकी लोग मॉन्स्टर मास्क पहने हुए हैं वो भी असल में ह्यूमंस ही हैं जो डायरेक्टली हिया के अंडर काम कर रहे हैं। हिया उन्हें याद दिलाती है कि टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका है और उन्हें अपना काम ठीक से करना होगा। अच्छा परफॉर्म किया तो बोनस भी मिलेगा। ये कहकर हिया ट्रांसमिशन कट कर देती है। उधर चुक एक शांत कोने में सिमट कर बैठ जाती है, डर के मारे कांप रही होती है। उसकी पैंट अभी भी गीली है और इस वक्त वो बस सेफली घर वापस जाना चाहती है। मॉन्स्टर्स के बीच से वॉकी टॉकी लेना उसे बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। तब उसके दिमाग में फिर से हिया की बात घूम जाती है कि कोई भी जगह घर बन सकती है, बस उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना होता है। इस जगह को अपना घर बनाने का पहला स्टेप है यहाँ के एनवायरनमेंट को समझना और उसे यूज करना। ये सोचकर वो खुद को संभालती है और खड़ी हो जाती है। सिर्फ कोने में बैठकर रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले वो नए पजामाज उठाती है और कपड़े चेंज करती है। फिर वो आसपास बिखरा हुआ रैंडम सामान चेक करना शुरू करती है और आखिर में उसे एक इलास्टिक रोप मिल जाती है। रोप के साथ ही उसे जमीन पर कुछ छोटे पत्थर भी दिखते हैं। अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक आइडिया आता है। अब उसे बिल्कुल पता होता है कि इन मॉन्स्टर से कैसे डील करना है। वो एक DIY स्लिंगशॉट बनाती है और एक मॉन्स्टर के मुंह पर जोर से पत्थर मारती है। चुक का ये बोल्ड मूव देखकर हिया नोटिस करती है और उसे थोड़ी सी प्राइड फील होती है। आखिरकार छोटी सी लड़की फाइट बैक करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब जब उसने इतनी रेकलेस हरकत करके सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया है, चुक को पता है कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मॉन्स्टर बनने का नाटक कर रहे सारे लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं और चुकबच शॉक हो जाती है। जल्दी से सोचते हुए वो एक और पत्थर उन हरामियों की तरफ स्लिंगशॉट से छोड़ती है और किस्मत से एक पत्थर सीधा उन मॉन्स्टर्स के बॉल्स पर लगता है। हिया बिल्कुल हिल जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि चुकबच के छोटे से दिमाग ने स्लिंगशॉट का आइडिया सोचा और अब वो सच में उससे अपने दुश्मनों को गिराने की कोशिश कर रही है। जो बात हिया को सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगती है वो ये कि उसने चुकबच को ये चीज कभी सिखाई ही नहीं। ये समझने के लिए कि चुकबच ने ये ट्रिक कहाँ से सीखी, हम पास्ट में जाते हैं। वहाँ चुनबी पेशेंटली उसे स्लिंगशॉट बनाना और उसे यूज करना सिखाता हुआ दिखाई देता है। प्रेजेंट में वापस आकर चुकबच अपने ग्रैंडपा की सिखाई हुई बातों के लिए थैंकफुल फील करती है और थोड़ा सा प्राउड भी। लेकिन तभी उसे एक स्कैरी बात समझ आती है कि उसके पास फेंकने के लिए अब एक भी पेबल नहीं बचा। फेक मॉन्स्टर ये मौका देखकर तुरंत उस पर झपट्टा मारता है, रिवॉर्ड लेने के लिए जो हिया ने प्रॉमिस किया था। पर चुकबच एक अनएक्सपेक्टेड मूव निकालती है, उसका सीक्रेट वेपन पेन पाउडर। वो उस पाउडर को उस हरामी की आंखों में डाल देती है और फिर पूरी स्पीड से भाग जाती है। मॉन्स्टर्स उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चुक इतनी फास्ट होती है कि वो लोग पास आने से पहले ही खुद ही गिर जाते हैं। चुकबच जानती है कि ये सो कॉल्ड मॉन्स्टर्स
मॉन्स्टर्स उसकी माँ से काफ़ी स्लो और हिया से काफ़ी कम स्ट्रांग है, इसलिए इन्हें गिराना उसके लिए इतना बड़ा काम नहीं है। काफ़ी सारी रुकावटों को क्रॉस करते हुए आखिरकार वो बिल्कुल वॉकी टॉकी के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने वाली होती है, हिया उसे उठाकर जोर से पीछे फेंक देती है। चुकबच जमीन पर फिसलते हुए पास की एक पिलर से टकरा जाती है। हिया उसकी तरफ चलकर आती है, उम्मीद करते हुए कि चुकबच को अभी भी उसका सिखाया हुआ लेसन याद होगा। उधर चुकबच मुश्किल से खड़ी होने की कोशिश करती है। जब फेक मॉन्स्टर्स हर तरफ से उसे घेर लेते हैं, वो फिर से रोने लगती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होती। अचानक उसकी आंखों में पीली सी चमक आ जाती है। उसके आसपास खड़े सारे मॉन्स्टर्स भी उसी अजीब पीली रोशनी से चमकने लगते हैं, जैसे चुकबच उन्हें कंट्रोल कर रही हो। मॉन्स्टर्स बिल्डिंग की तरफ दौड़ने लगते हैं जहां चुकबच खड़ी होती है। चुकबच सोच रही होती है कि उसे बस वो वॉकी टॉकी चाहिए और चाहे कुछ भी हो वो उसे लेकर ही रहेगी। ऐसा लगता है कि चुकबच अपनी पावर के बारे में अवेयर हो चुकी है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि कुछ मॉन्स्टर्स उसकी कमांड फॉलो क्यों नहीं कर रहे। चाहे वो मॉन्स्टर्स मूव ना कर रहे हों, वो बाहर से हेल्प बुलाने का डिसीजन लेती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जमीन कांपने लगती है और भी मॉन्स्टर्स हर तरफ से आ घिरते हैं। वो बंद गेट्स को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि इतने सारे मॉन्स्टर्स यहाँ क्यों आ गए। हिया को ज्यादा टाइम नहीं लगता ये समझने में कि इन मॉन्स्टर्स को चुकबच ही बुला रही है, खासकर टाइमिंग और उसकी आंखों की ग्लोइंग कलर देखकर। फेक मॉन्स्टर्स तुरंत अपनी गन्स निकाल लेते हैं। हिया चुकबच को पकड़कर सेकंड फ्लोर की तरफ नीचे ले जाने लगती है और बाकी फेक मॉन्स्टर्स भी पीछे पीछे आते हैं। नीचे वाले लोग गन से मॉन्स्टर्स पर फायर करते हुए मूव करते हैं, जबकि सेकंड फ्लोर वाली टीम एंट्रेंस सिक्योर करने के लिए फायरिंग शुरू कर देती है। हिया सबको ऑर्डर देती है कि एंट्रेंस को ब्लॉक करो और मॉन्स्टर्स को और अंदर आने से रोको। जिस तरह से मॉन्स्टर्स हर तरफ से एरिया को घेर रहे होते हैं, हिया को श्योर नहीं होता कि वो लोग जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। गमडॉल रिप्लाई करता है कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग के दूसरे साइड पर मॉन्स्टर्स एक एक करके गिर रहे होते हैं, जैसे वो कोई खीरे हों। कुछ मॉन्स्टर्स तो टेंटिकल से छेद दिए जाते हैं। ये सारी तबाही और कोई नहीं बल्कि मॉन्स्टर ममा खुद मचा रही होती है। वो पूरी तरह से फियर्स और बैडएस लग रही होती है, लेफ्ट और राइट मॉन्स्टर्स को काटते हुए। वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में एंट्रेंस तक पहुंच जाएगी। जब फेक मॉन्स्टर्स रियल मॉन्स्टर्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, तभी हिया को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एक रियल मॉन्स्टर उस पर झपट्टा मारता है और उसे जमीन पर दबा देता है। कुछ ही पलों में सारे फेक मॉन्स्टर्स रियल मॉन्स्टर्स के कब्जे में आ जाते हैं। मॉन्स्टर बनने का नाटक करने वाले लोगों को लगता है कि अब उनका एंड पक्का है। इसी बीच हिया कुछ ऐसा देखती है जो उसे बिल्कुल शॉक कर देता है। एक रियल मॉन्स्टर चुकबच को वॉकी टॉकी पकड़ा देता है, जिसे वो इतनी देर से लेने की कोशिश कर रही थी। हम पास्ट में फ्लैशबैक देखते हैं जहां पता चलता है कि चुकबच ने ये एबिलिटी पहले भी प्रैक्टिस की हुई थी। मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए उसे बस कॉन्सेंट्रेट करना होता है और खुद पर बिलीव करना होता है। वो खुश होती है कि उसने ये कर दिखाया। अब इस पावर के साथ उसे लगता है कि उसे घर जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि जो मॉन्स्टर्स सबसे पहले उस पर अटैक कर रहे थे, उन्हें वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि वो अभी तक इस बात से अनजान है कि वो मॉन्स्टर्स असली ही नहीं थे। इन सब बातों को साइड में रखकर वो सिर्फ अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने पर ध्यान देती है। तभी एक क्यूट सा मॉन्स्टर डॉग उसके सामने आ जाता है, बिल्कुल उसकी कमांड फॉलो करने के लिए रेडी। छोटी सी लड़की नीचे बैठ जाती है और उस क्यूट से डॉग को प्यार से थपथपाने लगती है। वो डॉग भी बिल्कुल उसकी तरह क्यूट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मॉन्स्टर को पैट करती रहती है, वैसे वैसे उसकी कंट्रोल वाली पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो पपी पहले क्यूट लग रहा था, अब वो उसकी तरफ खतरनाक नजरों से घूरने लगता है। चुकबच बुरी तरह डर जाती है और जब वो डॉग और भी ज्यादा डरावने मॉन्स्टर में बदलने लगता है, उसका डर और बढ़ जाता है। वो बस वहीं खड़ी कांप रही होती है। जब मॉन्स्टर और भी बड़ा और ताकतवर होता जाता है, मॉन्स्टर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा उस बेचारी लड़की पर अटैक कर देता है। तभी हिया अपनी जगह से तुरंत कूद कर आती है और चुकबच को साइड में धक्का देकर बचा लेती है। अब ये टाइम के खिलाफ रेस बन जाती है। एक तरफ हिया पूरी कोशिश कर रही होती है छोटी चुकबच तक पहुंचने की, और दूसरी तरफ मॉन्स्टर उसे पकड़ने और टुकड़ों में फाड़ देने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। चुकबच के दिमाग में उसकी सारी अच्छी यादें फ्लैश होने लगती हैं और आखिरकार वो अपने वॉकी टॉकी में जोर से रोती हुई हिया को बुलाती है, मदद मांगते हुए। लकीली बिल्कुल सही टाइम पर मॉन्स्टर ममा उस हरामी मॉन्स्टर के क्लॉ पर अटैक करती है, जबकि हिया तुरंत छोटी लड़की को बचा लेती है। मॉन्स्टर ममा अपनी छोटी सी बच्ची को फाइनली अश्योर करती है कि रेस्क्यू आ चुका है। आखिरकार चुकबच ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। वॉकी टॉकी
माफी हासिल करके और उन्हें कॉल करके। क्योंकि उसकी माँ सुपर स्ट्रांग है, इसलिए वीक सी हीरा को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी सी टांग खींचने वाली बात हिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसी वक्त गमडॉल भी वहाँ पहुंच जाता है। मॉन्स्टर ममा गुस्से से उस मॉन्स्टर को घूरती है जिसने उसकी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कमजोर नहीं लग रहा था। ममा ने जिस हाथ को काट दिया था वो वापस उग जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मॉन्स्टर उन पर चार्ज कर देता है। लेकिन ममा एक ऐसी खतरनाक नजर डालती है जैसे जहन्नम को भी जमा दे, और बस वही नजर उस पागल कुत्ते जैसे मॉन्स्टर को डरा हुआ बिल्ली का बच्चा बना देती है। मॉन्स्टर तुरंत दुम दबाकर भाग जाता है। ममा अपनी छोटी चुब्बच की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। अब फाइनली उनके घर वापस जाने का टाइम आ गया था, लेकिन लगता है चुब्बच को नॉर्मल बात करने में अभी काफी टाइम लगेगा। बाद में सब लोग उसे मनाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि उनका ऐसा करने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं था और ये सब सिर्फ उसकी ट्रेनिंग के लिए था। वो कहते हैं कि वो बस रियल सिचुएशन में रिजल्ट देखना चाहते थे। लेकिन चुब्बच मम्मा अपनी छोटी चकबच की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। अब फाइनली उनके घर वापस जाने का टाइम आ गया होता है, लेकिन लगता है चकबच को नॉर्मल बात करने में अभी काफी टाइम लगेगा। बाद में सब लोग उसे मनाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि उनका ऐसा करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था और ये सब सिर्फ उसकी ट्रेनिंग के लिए था। वो कहते हैं कि वो बस रियल सिचुएशन में रिजल्ट देखना चाहते थे, लेकिन चकबच उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसके लिए कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करते। दोनों पेरेंट्स जानते हैं कि वो सही कह रही है, इसलिए उनके पास ज्यादा आर्ग्यू करने को कुछ बचता ही नहीं। चकबच, जो अभी भी इस बात से गुस्से में है कि उन्होंने उससे झूठ बोला, डिक्लेयर करती है कि वो अब कभी उनकी बात नहीं सुनेगी, खासकर हाया की तो बिल्कुल नहीं। अब वो हाया से और भी ज्यादा नफरत करती है और नहीं चाहती कि हाया उसके घर के पास भी आए। घर के अंदर आना तो दूर की बात है। ये बहस आगे पीछे चलती रहती है, लेकिन आखिरकार हाया ठंडे और सख्त टोन में बोलकर सबको चुप करा देती है। वो चकबच को याद दिलाती है कि जिंदा रहने के लिए उसे एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना ही पड़ेगा। रियल लाइफ में जब वो किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंस जाएगी तब किसी पर ब्लेम करने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर हाया उससे पूछती है कि वो स्ट्रांग बनना ही क्यों चाहती है। अगर वो अभी भी बच्चों की तरह टैंट्रम थ्रो करती रहेगी तो हाया कहती है कि वो हमेशा के लिए अपनी माँ के पीछे छुपकर बेबी बनी रह सकती है। आखिर में रोती बिलखती चकबच आगे बढ़ती है और सीधा हाया की तरफ दौड़ती है। वो हाया को एक जबरदस्त पंच मारती है उस सारी टॉर्चर के लिए जो उसने उस पर किया था। गुमदल चकबच को उसकी बदतमीजी के लिए रोकना चाहता है, लेकिन मॉन्स्टर मम्मा उसे बीच में पड़ने से रोक देती है। चकबच अपना गुस्सा छोटे छोटे पंचेस के थ्रू निकालती रहती है, एक के बाद एक, और साथ ही हाया को वर्बली भी डांटती रहती है। आखिरकार वो थक कर टूट जाती है और मान लेती है कि जब वो इतनी खतरनाक सिचुएशन में फंसी हुई थी तब उसे हिया की बहुत याद आ रही थी। ये बात सुनते ही हिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत चकबक को प्यार से गले लगा लेती है। हिया अपनी सख्ती के लिए माफी मांगती है, उसे टेस्ट पास करने पर कंग्रेचुलेट करती है और प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगी। चकबक भी मान लेती है कि वो हिया से नफरत नहीं करती, एक्चुअली वो उससे काफी पसंद करती है। हिया भी चकबक के बारे में वही फील करती है और बिना झिझक ये बात कह देती है। इतने वाइल्ड टेस्ट के बाद चकबक रात के लिए रेस्ट करती है और गहरी नींद में सो जाती है। उधर गुमडाल उस बात को लेकर टेंशन में होता है जो हिया ने उसे चकबक के बारे में बताई थी। उसे यकीन करना मुश्किल लग रहा होता है कि चकबक ने ही इतने सारे मॉन्स्टर्स बुला लिए थे। मॉन्स्टर ममा को भी वही डाउट्स होते हैं, लेकिन वो ये भी मानता है कि हिया के पास झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं है। इसलिए बिग गाय डिसाइड करता है कि जब चकबक उठेगी तब वो सीधा उसी से पूछेगा। फिर ममा उन लोगों के बारे में पूछती है जिन्हें फेक मॉन्स्टर्स बनने के लिए हायर किया गया था। गुमडाल एक भयानक खबर बताता है, वो सब मॉन्स्टर्स से भागते वक्त मर गए। ममा को ये जानकर सुकून मिलता है कि कोई भी विटनेस जिंदा नहीं बचा जो असली सच देख पाता। गुमडाल इस बात से बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि ममा की रिएक्शन काफी ठंडी होती है और उसमें मरने वालों के लिए लगभग कोई सिंपैथी नहीं होती। वो उसकी तरफ देखता रहता है। मॉन्स्टर ममा पूछती है, कुछ गलत है क्या? गुमडाल तुरंत बोल देता है, नहीं, सच कहूँ तो ये काफी अफसोस की बात है कि इतने सारे जिंदा सांस लेते हुए आदमी सिर्फ इसलिए मर गए ताकि उनकी इकलौती बेटी का टेस्ट हो सके। ममा के लिए मेरा रिस्पेक्ट काफी कम हो गया है। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि उसने थोड़ी सी भी कंसर्न नहीं दिखाई। अब उसे पहले जैसे देखना मुश्किल हो गया है। खैर, गुमडाल को याद आता है कि हिया का चेकअप डेट जल्दी आने वाला है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि चकबक को भी साथ ले जाकर चेकअप करा लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई कार नहीं है, इसलिए वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओल्ड मैन चुनबे कार लेकर गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि चेकअप डे से पहले वापस आ जाएंगे। चुनबे की बात आते ही सीन तुरंत शिफ्ट होता है। यहाँ इंजर्ड यू जंग
कार चला रही होती है और ब्लीडिंग को कम रखने की कोशिश कर रही होती है। लगता है चुनबे किसी मिस्टीरियस मॉन्स्टर के हाथ लग गए हैं और यूजंग मदद ढूंढने के लिए भाग रही है। अगला दिन आता है और हमारी पार्टी अपना सामान पैक करके जर्नी स्टार्ट करती है। आज चकबक काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही होती है। वो सबसे आगे चल रही होती है, जैसे कल के पूरे हंगामे का उस पर कोई असर ही न पड़ा हो। वो खुश होती है कि अब उसने टेस्ट पास कर लिया है, वो टेस्ट जो उन्होंने उससे झूठ बोलकर अरेंज किया था। अब उसे लगता है कि वो जो चाहे कर सकती है। आज वो फुल क्रेजी फन करने वाली है और बाकी सबको उसके कमांड्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। जब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, चकबक ग्रोन अप हिया को एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करने पर मजबूर कर देती है। ये बात हिया को अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ाती है, लेकिन उसके पास चक की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो मॉन्स्टर ममा को भी घूर कर देखती है, क्योंकि वो हंस रही होती है, लेकिन मॉन्स्टर ममा भी अपना रोल प्ले करती है। वो बिल्ली बन जाती है। काफी मस्ती करने के बाद सुबह होने वाली होती है और वो लोग फिर से अपनी जर्नी रिज्यूम करते हैं। अचानक उन्हें पास से कार की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक वैन उनकी तरफ आ रही होती है। मॉन्स्टर ममा को पूरा यकीन होता है कि ये चुनगे और यूजंग ही होंगे। कार अचानक ब्रेक्स मारती है और यूजंग बिना टाइम वेस्ट किए सबको डांटना शुरू कर देती है। फिर वो अचानक रो पड़ती है और कहती है कि अगर उसके फादर को तुरंत हेल्प नहीं मिली तो वो मर जाएंगे। अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके कि उसके फादर के साथ क्या हुआ। ये सब कल शाम लगभग 6 बजे सनसेट से थोड़ा पहले शुरू हुआ था। कई दिन तक एरिया स्काउट करने और मॉन्स्टर्स इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो लोग घर वापस जा रहे थे। तभी अचानक उन पर अटैक हो गया और उनकी वैन पलट गई। जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाते हैं। जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा होता है वो एक हुडी पहने हुए मॉन्स्टर होता है जो उनसे थोड़ी बातचीत करना चाहता है। हुडी पहना हुआ मॉन्स्टर तुरंत दोनों से कहता है कि अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ दिखाओ, लेकिन दोनों चुप रहते हैं। इस पर मॉन्स्टर अपना सवाल फिर से रिपीट करता है। आखिरकार यूजंग उस हरामी से पूछती है कि इस सब का पॉइंट क्या है। तब वो बताता है कि उनकी जिंदगी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो क्या जवाब देते हैं। वो पहले ही वार्निंग दे देता है कि सोच समझ कर बोलना। वो शुरू से बात करता है और लड़की से पूछता है कि वो किस चीज में अच्छी है, लेकिन दोनों इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं देते। तब मॉन्स्टर ग्रैंडपा को बालों से पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर वो नहीं बोले तो बुरा अंजाम होगा। धमकी देने के बाद हुडी वाला उन्हें एक और चांस देता है बोलने का। तब चुनबी एक छोटा सा गेम खेलने का डिसाइड करता है। वो गुस्से का नाटक करता है और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। वो उन लोगों को गाली देने लगता है जिन्होंने उसे इस स्काउटिंग मिशन पर भेजा, जबकि वहाँ उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड लोग अवेलेबल थे जो ये काम बेहतर कर सकते थे। यूजंग तुरंत समझ जाती है कि उसका फादर क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो भी उसके साथ एक्ट करना शुरू कर देती है। वो उसकी बात से अग्री करती है और कहती है कि उनसे काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग थे जिन्हें भेजना चाहिए था। वो बताते हैं कि उन लोगों में एक बंदा था जो एक्स चलाने में एक्सपर्ट था, एक टैलेंटेड बच्चा भी था और एक जायंट सा आदमी भी था, सुपर स्ट्रॉन्ग और अपेरेंटली हैंडसम भी। इतना ड्रामा करने के बाद ओर्बमैन हुडी मॉन्स्टर की तरफ देखकर पूछता है, क्या ज्यादा सेंस नहीं बनता कि तुम ऐसे लोगों को पकड़ो, ना कि एक बुढ़े और इस बेकार बच्ची को। वो ये भी ऐड करता है कि अगर हुडी वाला उसे छोड़ दे तो वो उन सब स्किल्ड लोगों को यहाँ लाकर उनमें से कुछ को हैंडओवर कर देगा। लेकिन मॉन्स्टर उनकी एक भी बात पर यकीन करता हुआ नहीं लगता। वो इन हरामियों की बकवास पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। तब चुनबी सजेस्ट करता है कि मॉन्स्टर उनमें से एक को हॉस्टेज बना ले और दूसरा जाकर वो टैलेंटेड लोग ले आए जिनकी वो बात कर रहे हैं। हुडी वाला थोड़ा सोचता है और इस प्लान से अग्री कर लेता है। इसी तरह हुडी मॉन्स्टर यूजंग को भेज देता है उन टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए, जबकि उसका फादर वहाँ हॉस्टेज बना रहता है। प्रेजेंट में यूजंग बताती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो आज 6 बजे तक वापस आ जाएगी और अगर वो टाइम पर नहीं पहुंची तो उसका फादर पक्का मर जाएगा। हिया फिर किडनैपर के इंटेंट और उसके लुक्स के बारे में पूछती है। जवाब में लड़की बताती है कि क्लोक की वजह से उसे क्लियरली दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो एक फीमेल मॉन्स्टर थी। उसकी हाइट के आसपास और उसके पैर अजीब थे, हर पैर में 4 उंगलियां थी। जब उसने कार उठाई तब यूजंग ने ये भी नोटिस किया कि उस मॉन्स्टर के सर के दोनों साइड्स पर टेंटिकल्स थे जिन पर क्लॉज लगे हुए थे। क्लॉज का मेंशन सुनते ही मॉन्स्टर ममा का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जैसे वो इस डिस्क्रिप्शन से किसी को जानती हो। जैसे ही वो ड्राइव कर रहे होते हैं, चकबच व्हीकल चलाने का तरीका ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी अचानक एक जायंट हाथ चकबच को पकड़कर उठा लेता है। वो लोग तुरंत ब्रेक्स मारकर गाड़ी घुमाते हैं और उस हरामी का पीछा करते हैं। उधर चकबच मॉन्स्टर से चिल्लाकर कहती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो क्रीचर उसे तुरंत अश्योर करता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब पता चलता है कि वो डीन है। जैसे ही दोनों लड़कियां पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखती हैं, उनके दिमाग में पास्ट की यादें एक साथ उमड़ पड़ती हैं और दोनों के मन में एक ही सवाल होता है, तुम यहाँ क्या कर
रही हो। इसके बाद सीन वापस पार्टी पर आ जाता है। जैसे ही वो लोग स्ट्रीट्स पर तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे होते हैं, यूजंग सबको बताती है कि कार से मॉन्स्टर का पीछा सिर्फ एक हद तक ही किया जा सकता है। इसी बीच हिया की कंडीशन और बिगड़ने लगती है और वो बहुत ज्यादा खून खांसने लगती है। वो खुद को कोसने लगती है कि वो चकबच को बचाने के लिए काफी अलर्ट नहीं थी। किसी का उससे सीधा उसके हाथों से छीन लेना उसे अंदर तक पागल कर रहा होता है। मॉन्स्टर मामा पैरों पर ही मॉन्स्टर का पीछा कर रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देते, जैसे वो हवा में ही गायब हो गए हों। तब मॉन्स्टर मामा के दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है। अगर वो उसे ढूंढ नहीं पाई तो क्या चकबच मर जाएगी? ये सोच उसके इरादे को और स्ट्रांग बना देती है और वो और जोर लगाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। उधर सीन कट होता है डायोन पर, जो अब चकबच को किडनैप करने के डिसीजन पर सीरियसली डाउट कर रही होती है। उसे क्लियरली याद आता है कि मॉन्स्टर मामा कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी बेटी के किडनैप के पीछे कौन है, तो डायन जानती है कि वो जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन फिर डायन इन सब सोचों को झटक देती है, क्योंकि वापस मुड़ना अब ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो अब भी बच्ची को वापस कर दे तो भी उसे लगता है कि ममा के हाथों वो मर ही जाएगी। वो आखिरकार लिविंग रूम में एंटर करती है, जहां उसका एक कलीग मिलता है जिसका नाम पेडलर है। नाम की जैसे ही वो बंदा लिटरली एक पेडलर ही होता है, क्योंकि चक एक प्रोडक्ट है, डायन उसे इस आदमी को बेचना चाहती है। पेडलर नेगोशिएशन स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन डायन का बिल्कुल मूड नहीं होता। वो कहती है कि उसने एग्जैक्टली वही चीज लाकर दे दी है जो इस हरामी को चाहिए थी, इसलिए अब और कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। लेकिन पेडलर बोलता है कि उसे या तो कोई यूजफुल या फिर यंग मीट चाहिए, और जब तक उसे वो नहीं मिलता तब तक वो उसके फैमिली के बदले ट्रेड नहीं करेगा। अब तक जो एक ही वर्दी प्रोडक्ट आया है वो ये छोटी लड़की है, बाकी सब फ्लॉड थे। उसे एक परफेक्ट और फेयर ट्रेड चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब डायन बराबरी की वैल्यू के प्रोडक्ट्स लेकर आए। डायन को ये सारी बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में उस क्यूब को तोड़ देती है जिसके साथ वो हरामी खेल रहा होता है। उसके लिए वो बंदा अब तक सिर्फ अनरीजनेबल ही रहा है। उसने पूरी कोशिश की उसे वही लाकर देने की जो उसने मांगा था, लेकिन वो हर बार बेकार के नखरे ही दिखाता रहा। अब डायन इन सब चूतिया गेम से थक चुकी होती है और किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को वापस चाहती है। इसी बीच चकबच सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देख रही होती है और वो डेस्परेटली वहां से भागना चाहती है, इससे पहले कि चीजें और ज्यादा खराब हों। अचानक चकबच का ध्यान कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों पर जाता है। वो देखती है कि दो बच्चे दीवार में फंसे हुए हैं, रो रोकर डायन से उन्हें बचाने की भीख मांग रहे हैं। उधर वो हरामी पूरी मौज में होता है और बोलता है कि वो इन बच्चों को मार्केट ले जा रहा है। दीवार में फंसे बेचारे बच्चे बस दर्द भरे आंसू ही बहा सकते हैं। उनकी बस एक ही विश है, घर वापस जाना। डाइन अपनी बेबसी में कांप रही होती है, कुछ भी कर पाने में बिल्कुल लाचार। ये समझने के लिए कि वो इस हालत में कैसे पहुंची, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। डाइन पहले अकेले घूमती फिरती थी और उसे तब अपने आप को सेफ महसूस होता था। अपने फादर के मिशन में फेल होने और मौत के डर से हॉन्टेड वो भाग गई थी और छुप छुप कर जिंदगी जी रही थी। इंसानी दिनों में भी उसकी जिंदगी अकेलेपन से भरी हुई थी। टाइम के साथ साथ उसका वजूद और भी खोखला और बेकार सा लगने लगा। पुराने अच्छे दिनों को याद करते हुए वो बस यादों में ही जी रही थी। इसी तरह भटकते हुए उसकी जिंदगी में ये दो बच्चे आ गए। दोनों इतने छोटे थे कि उसने पहले उन्हें मोटा तजला करने का सोचा ताकि बाद में उन्हें खा सके। प्लान ये था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब उन्हें खाएगी। यही आइडिया डायन के दिमाग में था, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ कि उसने उन्हें तुरंत खाने के बजाय अपने पास रखा। वो जितना भी खाते थे उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से उसे चैन से आराम भी नहीं मिलता था। हर जगह गंदा कर देते थे और उसे हमेशा उनके पीछे साफ सफाई करनी पड़ती थी। लेकिन 1 महीने की मेहनत के बाद वो उन बच्चों से अजीब सी अटैचमेंट महसूस करने लगी। हाँ, वो काफ़ी ट्रबलसम थे, लेकिन वो उसके लिए फरिश्तों जैसे बन गए थे। वो जहाँ भी जाती वो उसके पीछे पीछे आते थे। उन्होंने उसके अंदर की खाली जगह को भर दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बिना उसकी जिंदगी इतनी मिजरेबल हो जाएगी। एक दिन जब वो खाना लेकर घर वापस आई तो उसने देखा कि वो पेडलर हरामी पहले ही उसके बच्चों को पकड़ चुका था। जब उसने फाइट करनी चाही तो वो बुरी तरह हार गई। बच्चों को बिल्कुल सही सलामत देखकर पेडलर समझ गया कि वो उन्हें गार्जियन की तरह पाल रही थी, और जब वो उनकी गार्जियन थी तो इसका मतलब था कि वो उनसे लगाव रखती है। इसी बात का फायदा उठाकर उस हरामी ने उससे डील करने का मौका बना लिया। बच्चों के किडनैप होने के बाद से हर दिन उसके लिए जीता जागता जहन्नुम बन गया था। उसे बार बार लड़ना पड़ता था ताकि वो उस आदमी को पसंद आने वाले लोग ला सके। ऊपर से जब भी वो कहता था कि वो जो लाई है वो फ्लॉड है, उसका स्ट्रेस और एंग्जाइटी और बढ़ जाता था। धीरे धीरे ये सब उसे अंदर से तोड़ रहा था।
आखिरकार उसके दिमाग में ये ख्याल आता है, मैं इस बकवास में क्यों फंसी हुई हूँ? मुझे इन बच्चों की परवाह क्यों है? मैं उन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीती? लेकिन ये ख्याल कि वो बच्चे मर जाएंगे उसे कभी भी ठीक नहीं लगा। इसी वजह से आज वो प्रेजेंट में उस हरामी के सामने खड़ी है, जबकि उसके बच्चे दीवार में फंसे हुए हैं। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसकी बात मानेगी और उसे बेटर मीट ला कर देगी, बस वो अपनी डील का हिस्सा पूरा करे। वो कहती है कि वो वही लोग लाएगी जो उसे चाहिए। ये सब देखकर चकबाज भी डोन के चेहरे पर साफ दिख रही बेचैनी और बेबसी को इग्नोर नहीं कर पाती। डोन इन बच्चों से सच में प्यार करती थी और चाहती थी कि ये हरामी उन्हें और दर्द ना दे। उसकी आंखों की आंसू और दिल का प्यार चकबाज को अपनी माँ की याद दिला देता है। वो समझ जाती है कि डोन अब वो पहले वाली मॉन्स्टर नहीं रही। तभी पेडलर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ये सब फनी लगता है कि वो लोग उसे विलन बना रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि जब तक डील होती रहेगी वो बच्चों को सेफली वापस कर देगा। वो डोन से कहता है कि इस बार सही लोग लेकर आए। अब थोड़ा इस हरामी के दिमाग के अंदर झांकते हैं। असल में वो डोन की मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहा होता है। वो खुश होता है देखकर कि थोड़ी सी फेक दयालु बातों और उसकी बेबसी का यूज करके वो इस बेवकूफ औरत को आसानी से मैनिपुलेट कर पा रहा है। इस तरह वो बिना ज्यादा मेहनत के अच्छा मीट हासिल कर सकता था। उसे चकबाज को यहाँ देखकर भी काफी खुशी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल वही परफेक्ट यंग मीट थी जो उसे चाहिए थी। इसी मोमेंट पर चकबाज अपनी पावर यूज करती है और उस हरामी के घुटने अचानक से कमजोर पड़ने लगते हैं। जो जड़ें उसने उगाई होती हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और उसका सिर जोर जोर से दर्द करने लगता है। उधर चकबाज अपनी पावर और ज्यादा तेज करती जाती है। डोन हैरानी से देखती रहती है कि वो हरामी जो रूम बनाया था वो टूटने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। चकबाज तुरंत इस बेखबर औरत को इशारा करती है कि बस खड़ी मत रहे, बल्कि दोनों बच्चों को बचा ले। दीवार जो बच्चों को पकड़ के रखी थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, तो डोन भाग कर जाती है और दोनों बच्चों को पकड़ लेती है। लेकिन तभी वो हरामी पलटकर अटैक करता है और डोन की पीठ पर एक जोरदार वार करता है। ये देखकर चकबाज बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तो फिर कंट्रोल छूट कैसे गया? उसकी पावर अचानक काम करना क्यों बंद हो गई? उधर पेडलर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि डोन फेयर ट्रेड के बीच में कोई गंदी चाल चल रही है। इसी वजह से वो अपने टेंटिकल से उस पर और ज्यादा जुल्म करता है। ये उसकी नजर में डील के दौरान वायलेंस करने की पनिशमेंट होती है। वो लगातार अटैक करता रहता है, डोन के टेंटिकल्स को फाड़ता हुआ। बेचारी डोन महसूस करने लगती है कि उसकी ताकत तेज रफ्तार से खत्म हो रही है। वो खुद को बहुत ही बेकार समझने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। अगर उसने उन बच्चों को छोड़ दिया होता तो शायद उसे ये सब टॉर्चर झेलना नहीं पड़ता। लेकिन उधर बच्चे रो रो कर उसे बुला रहे होते हैं और यही वजह है कि डोन उनसे इतना लगाव कर बैठी थी। ये बच्चे सच में उससे प्यार करते हैं। उन्होंने उससे भी ज्यादा दर्द झेला है, फिर भी इतनी देर से वो सिर्फ इसी उम्मीद में थे कि वो उन्हें बचाने आएगी। तब डोन आखिरकार बोलती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल पक्का होता है। जैसे ही वो बोलती है बच्चों का डर थोड़ा कम हो जाता है। वो उन्हें अश्योर करती है कि अब बुरा वक्त खत्म हो गया है और अब सब ठीक हो जाएगा। अब न दर्द होगा न तकलीफ, चाहे उसके खुद के टेंटिकल्स कितनी भी बुरी तरह फट गए हों। वो खुद से और उन बच्चों से प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें बचा कर ही रहेगी। लेकिन उधर वो हरामी अभी रुकने वाला नहीं होता। वो अपने टेंटिकल्स फिर से अटैक के लिए छोड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो डोन तक पहुंचते एक गोली उसके सिर में घुस जाती है और ट्रिगर के पीछे खड़ी होती है छोटी सी चकबाज। लेकिन एक गोली इस हरामी को गिराने के लिए काफी नहीं होती। वो अभी भी जिंदा होता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है कि एक छोटी सी लड़की गन पकड़े खड़ी है। वो बोलता है कि ये बच्चों का खिलौना नहीं होता, लेकिन मॉन्स्टर खुद ही खुशी खुशी उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो चकबाज की तरफ पूरी तरह घूमता है, छोटी लड़की का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। वो उस गंदे से क्रीचर को ध्यान से देखती है, एक भयानक मॉन्स्टर जिसका दिमाग बहुत बड़ा होता है और आंखें उसके अंदर ही दबी होती हैं। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हिला देती है वो एक अजीब डिटेल होती है। उस मॉन्स्टर की एक आंख नीली होती है और दूसरी पीली। सीन थोड़ी देर के लिए पास्ट में चला जाता है, जहाँ चकबाज की माँ उसे गन पकड़ाती है। मॉन्स्टर मामा साफ साफ कह देती है कि ये कोई टॉय नहीं है। वो चकबाज को स्ट्रिक्टली बोलती है कि इसे सिर्फ तब यूज करना जब बिल्कुल जरूरत हो। प्रेजेंट में वापस आकर चकबाज को सही वक्त पर गन यूज करने पर थोड़ा सा प्राउड फील होता है। वो जानती है कि ग्रैंडपा और बाकी सबको बचाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, इस मॉन्स्टर को हराना। नीली आंखें ऐसी चीज हैं जो चकबाज ने पहले कभी किसी मॉन्स्टर में नहीं देखी थी। वो सोचती है कहीं यही वजह तो नहीं है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, लेकिन एक बात पक्की है, उसे जल्दी एक्शन लेना होगा। चकबाज पूरे रूम को स्कैन करती है, हर चीज को ध्यान से देखती है, क्योंकि डोन अब फाइट करने की हालत में नहीं होती। इस साइड से उसे किसी भी हेल्प की उम्मीद नहीं होती। यहाँ से भागना भी नामुमकिन होता है। यहाँ की हर चीज उस
मॉन्स्टर का ही हिस्सा होती है। इस वक्त वो सिर्फ इतना ही कर सकती है कि जितनी भी पावर उसके पास है उससे मॉन्स्टर को अफेक्ट करने की कोशिश करे। तब मॉन्स्टर बोलता है और उससे एक सवाल पूछता है। वो सोचता है कि शायद वो बॉस की बेटी होगी क्योंकि उसकी आंखें उसे कहीं देखी हुई लगती हैं। चकबाज को नहीं पता ये बॉस कौन है, लेकिन वो श्योर है कि ये मॉन्स्टर्स का लीडर ही होगा। तब उसके छोटे से दिमाग में एक पुराना आइडिया चमक उठता है। वो डिसाइड करती है कि इस सिचुएशन का फायदा उठाकर यहाँ से निकलना है, इसलिए वो साथ देने का नाटक करती है और मान लेती है कि वो बॉस की बेटी है। डोन तुरंत समझ जाती है कि चकबाज सिर्फ इस सिचुएशन से बचने के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन डोन एक अजीब चीज नोटिस करती है। मॉन्स्टर चकबाज पर अटैक करने में थोड़ा हिचकिचाता हुआ लगता है, जैसे उसकी आंखें उसे कंफ्यूज कर रही हों। फिर भी वो श्योर नहीं होती कि ये चालाक मॉन्स्टर इतने ऑब्वियस झूठ में फंस भी जाएगा या नहीं। उधर चकबाज पूरी शिद्दत से बॉस की बेटी का रोल प्ले करती है। वो थोड़ा इरिटेटेड एक्ट करती है और मॉन्स्टर को घूरती है कि उसने उसका सही से वेलकम तक नहीं किया। एक्ट को और बिलीवेबल बनाने के लिए वो गुस्से में मुक्का भी हिलाती है। सबकी हैरानी को मॉन्स्टर अचानक घुटनों पर आ जाता है और बार बार माफी मांगने लगता है इतनी बड़ी बेइज्जती करने के लिए। डोन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि ये बेवकूफ सच में इस चाल में फंस गया। चकबाज अपना एक्ट जारी रखती है। अंदर से वो खुश होती है कि उसकी कॉन्फिडेंट एक्टिंग काम कर गई, लेकिन अब उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी होती है, इसलिए वो उस हरामी से कहती है कि ध्यान से सुने। वो बताती है कि वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि कोई उसके एरिया में गड़बड़ कर रहा था। वो नाराज ही नहीं बल्कि गुस्से में है ये जानकर कि उसने बिना परमिशन अपने डोमेन में अपना धंधा जमा लिया है। पेडलर तुरंत अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है। चकबाज अपनी कमांडिंग टोन में उसे सुधरने का मौका देती है। वो ऑर्डर करती है कि वो सारे कैप्टिव्स और बाकी का मीट उससे तुरंत हैंडओवर करे। अगर उसने बात नहीं मानी तो वो धमकी देती है कि वो बॉस को उसकी सारी शेडी एक्टिविटीज रिपोर्ट कर देगी। ये कहकर वो उसे डिसमिस कर देती है। लेकिन जाने से पहले पेडलर थोड़ा हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या वो अपने कुछ सवाल पूछ सकता है। चकबाज उसे इजाजत देती है और वो तुरंत पूछ लेता है कि वो यहाँ आने की मेहनत क्यों कर रही है और अपनी आइडेंटिटी बॉस की बेटी के रूप में क्यों छुपा रही है। इस पर चकबाज फुल कॉन्फिडेंस से जवाब देती है कि वो मॉन्स्टर्स का नेचुरल रिएक्शन देखना चाहती थी, ये समझने के लिए कि जब उन्हें उनकी असली पहचान नहीं पता होती तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। पेडलर फिर एक और सवाल पूछता है कि वो उन 2 बच्चों के साथ क्या करने वाली हैं जिन्हें उसने अभी रेस्क्यू किया है। आखिर में वो उस बॉस का डिस्क्रिप्शन भी पूछ लेता है जिससे वो सपोजिडली रिलेटेड है। ये सुनकर डायोन का दिल डूब जाता है। उसे पता होता है कि अब सब फंस चुके हैं। चकबाज चुप हो जाती है और ठंडे पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो कोई भी बिलीवेबल जवाब सोच ही नहीं पाती। पेडलर उसकी खामोशी को कन्फर्मेशन समझकर उस पर अचानक से झपटता है, लेकिन छोटी चक बिल्कुल टाइम पर झुक जाती है। बिल्कुल एक ट्रू सिग्मा लेडी की तरह वो तुरंत अपनी गन निकालती है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। पेडलर सिर्फ हंसता है उसकी इस क्यूट सी पर फ्यूटाइल सी कोशिश से, जिसमें वो अपना एक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती है। वो सिर्फ उसकी एक्टिंग को अप्रिशिएट ही नहीं करता बल्कि उसकी एजिलिटी और एज के हिसाब से सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ से भी इम्प्रेस हो जाता है। आखिरकार वो मान लेता है कि वो बस उसके साथ प्ले अलोंग कर रहा था, ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में बॉस की बेटी है या नहीं। अब उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि वो बॉस से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है। अब वो मीट लेने वाला है जिसका उसे कब से शौक था, और वो भी बॉस की आंखों वाली। आज का दिन उसके लिए लकी लग रहा होता है और वो पूरा फायदा उठाना चाहता था। वो जल्दी से चकबाज को ओवरपावर करता है और उसे जमीन पर दबा देता है। वो छोटी लड़की को चिढ़ाता रहता है, टॉन्ट करता रहता है और साथ ही उसकी आंखों को ध्यान से एग्जामिन करने लगता है। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और चुनाई चुपके से पीछे से आता है और जो तेज चीज उसके हाथ में होती है उसे सीधा उस हरामी के सीने में घुसा देता है। सीन कट होता है हिया पर, जो अपने चोटों के साथ स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन फिर भी जिद करती है कि वो चकबाज को बचाने जाएगी। गुमदल पूरी कोशिश करता है उसे आराम करने के लिए समझाने की, लेकिन ये डिटर्मिन्ड औरत पीछे हटने वाली नहीं होती और अपना एक्स वापस मांगती है। जख्मी होने के बावजूद उसके लिए चुपचाप बैठकर वेट करना इम्पॉसिबल होता है। यू जंग उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी उन्हें सिर्फ मॉन्स्टर मामा पर भरोसा करना होगा, लेकिन हेया को लगता है कि वो लोग बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, मतलब मॉन्स्टर मामा अभी तक चकबाज को ढूंढ नहीं पाई हैं। ये बात कि चकबाज उनके हाथों से निकल गई उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। वो खुद को ब्लेम करती है, सोचती है कि सब कुछ उसकी ही गलती है क्योंकि वो सराउंडिंग्स के लिए अलर्ट नहीं थी। वो एक आखिरी बार चीखकर अपना एक्स मांगती है, लेकिन यू जंग उसे उसके घुमावदार ख्यालों से बाहर निकालती है और कहती है कि प्रोसेस पर भरोसा रखो और वेट करो। तभी अचानक पास से गन शॉट की आवाज आती है और बाहर घूम रही मॉन्स्टर मामा भी तुरंत इस आवाज को नोटिस कर लेती है। उसके दिमाग में तुरंत वो मोमेंट फ्लैश होता है जब उसने अपनी छोटी सी बेटी को वो गन दी थी। अब उसे और भी पक्का यकीन हो जाता है कि गनशॉट उसकी बेटी ने ही चलाई है।
उधर सीन में चुनाई ने इस खूनी हरामी पर पूरी तरह से पलटवार कर दिया होता है, लेकिन ये मॉन्स्टर अपने आप को बहुत ज्यादा ही समझता है और उसके लिए ये छुरा घुसना बस एक छोटी सी चुभन होती है। ओल्ड मैन गुस्से में उस भद्दे हरामी को चुप रहने को कहता है और वार्न करता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो सबको चुपचाप जाने दे। आखिरकार मॉन्स्टर इस बात पर मान जाता है, फिर भी पेडलर को गन की बैरल का सामना करना पड़ता है। ओल्ड मैन कहता है कि जाने से पहले उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन वो भद्दा हरामी पलटकर बोलता है कि ये डील का हिस्सा नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना अग्री किया था कि अगर वो उसे छोड़ देंगे तो वो उन्हें सेफली जाने देगा। ओल्ड मैन शांति से कहता है कि अब जब वो प्यार से पूछ रहे हैं तो कोऑपरेट कर ले, क्योंकि शायद उसे बोलने का दूसरा मौका ना मिले। फिर भी मॉन्स्टर रोते हुए बोलता है कि वो लोग अब उसे बुली कर रहे हैं। कोने में चुपचाप बैठा बच्चा इस हरामी की बातों में भरी हुई हिपोक्रेसी को इग्नोर नहीं कर पाता। जिसने सबसे ज्यादा बुलिंग की हो उसे बुलिंग की शिकायत करने का कोई हक नहीं होता। इस आयरनी को साइड में रखते हुए डॉन सीधा मुद्दे पर आती है और उससे उस मार्केट के बारे में पूछती है जिसका उसने मेंशन किया था कि वहाँ किस तरह के ट्रेड्स होते हैं। पेडलर बस कंधे उचका देता है और कहता है कि वो एक नॉर्मल मार्केट ही है। डॉन का पेशेंस टूट जाता है और वो उसे धमकी देती है कि बकवास बंद करे और सीधी बात बोले। आखिरकार मॉन्स्टर मान जाता है और एक्सेप्ट करता है कि उस मार्केट में यंग मीट प्रीमियम प्राइस पर बेचा जाता है। वो बताता है कि ये बच्चे सिर्फ रेयर और टेस्टी ही नहीं होते बल्कि पेट्स के तौर पर भी बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं। ये सुनते ही डायन गुस्से से भर जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये हरामी बच्चों को कभी वापस करने वाला ही नहीं था। फिर ओल्ड मैन उस भद्दे से मॉन्स्टर से उसकी अलग अलग रंग की आंखों के बारे में पूछता है। पेडलर बताता है कि ये उसके बॉस से मिला हुआ एक स्पेशल सील है। ये एक तरह का ऑनर बैज होता है उन लोगों के लिए जो क्वालिफाई करते हैं और अपने मास्टर की नजरों में ऊपर होते हैं। जितनी ज्यादा ग्रेड उतनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी और उतनी ही ज्यादा पावर्स यूज कर सकते हो। लेकिन बदकिस्मती से वो इस मुसीबत में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि उसे ये सील ज्यादा टाइम से नहीं मिला था। इसी वजह से वो उसकी फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाया। ओल्ड मैन गन की बैरल उस हरामी के सिर पर जोर से लगा देता है और चक बच के बॉस की बेटी होने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा था ये पूछता है। वो सख्ती से डिमांड करता है कि वो बताए कि क्या वो पीली आंखों वाला टेंटिकल मॉन्स्टर ही है। गन के डर के नीचे पेडलर मजबूरी में मान लेता है, चाहे वो क्लियरली नहीं बताना चाहता हो। वो ये भी ऐड करता है कि उसे अब नहीं पता बॉस का करंट फॉर्म कैसा है क्योंकि बॉस बार बार अपना रूप बदलता रहता है। लेकिन चुनबे को पूरा यकीन है कि वो लोग उस पीली आंखों वाले बास्टर्ड को पहले ही मार चुके हैं और उसने ये अपनी आंखों से होते देखा था। तब पेडलर आखिरकार सच बताता है कि जिसे उन्होंने मारा था वो सिर्फ एक इम्पोस्टर था। उसके हिसाब से उस इम्पोस्टर ने ही कैनिबल ट्राइब बनाई थी और काफी टाइम तक एक्टिव रहा, लेकिन बाद में असली बॉस ने उसे पकड़ लिया और खुद ही उसका काम तमाम कर दिया। ये सुनकर डायन बिल्कुल स्टन रह जाती है। जिस फादर को वो हमेशा रिस्पेक्ट करती आई थी वो बस एक इम्पोस्टर निकला। बुढ़ा आदमी दांत पीस लेता है, समझ जाता है कि ये सब यहीं खत्म नहीं होने वाला। उसने लगभग मान लिया था कि ये जगह आखिरकार उसकी बेटी यू जंग के लिए सेफ हो गई है, लेकिन लगता है वो गलत था। इतना सब बताने के बाद पेडलर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है क्योंकि जो उसे पता था वो ज्यादातर बता चुका होता है। किसी तरह वो अपने एक टेंटिकल से चुकबच को पकड़ लेता है और चुने गन हाथ में होने के बावजूद मुश्किल सिचुएशन में फंस जाती है। आखिरकार पेडलर अपनी ही राह चला जाता है, बच्चों और बाकी लोगों को पीछे छोड़कर। बाकी लोगों के आने का वेट करते हुए चुनबे चाहता है कि चुकबच उससे एक वादा करे, लेकिन उस बुढ़े आदमी का वादा क्या है ये पता चलने से पहले ही चैप्टर खत्म हो जाता है। सुबह होती है और मॉन्स्टर ममा आखिरकार उस अपार्टमेंट को ढूंढ लेती है जहाँ उसकी छोटी सी बेटी रह रही होती है। चुनबे खुशी खुशी एक्साइटेड माँ को रास्ता दिखाता है और आखिरकार वो अपनी छोटी सी बेटी को वहाँ देख पाती है। मॉन्स्टर ममा को थोड़ी देर का सुकून मिलता है जब वो अपनी छोटी सी बच्ची को सेफ और सोई हुई देखती है, लेकिन फिर उसकी नजर वहाँ बैठे डॉन पर पड़ती है और उसे देखते ही वो बेचैन हो जाती है। मॉन्स्टर ममा अग्रेसिव हो जाती है और उसकी प्रेजेंस इतनी डरावनी होती है कि डॉन भी घबरा जाती है। साफ लगता है कि मॉन्स्टर ममा उसे हमेशा के लिए खत्म करने के मूड में है। तभी चुनबे बीच में आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर ममा को समझाता है कि डॉन उनकी साइड पर है। वो थोड़ा टाइम लेकर पूरी बात समझाता है। बाद में हम सबको साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, लेकिन खाने के
नाम पर सिर्फ चावल होते हैं। इस बीच यू जंग उदास बैठी होती है, खाना भी नहीं खा पाती। उसे याद आ रहा होता है कि जिस पीले मॉन्स्टर को उन्होंने इतनी मुश्किल से मारा था वो सिर्फ एक इम्पोस्टर निकला। उसे लगता था कि उनका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन सच जानकर उसे अंदर से खाली खाली सा महसूस होता है। फिर भी एक बात उसके गले नहीं उतरती, उस इम्पोस्टर को मारे हुए महीने हो चुके हैं, फिर भी असली बड़े लोग उन्हें खत्म करने क्यों नहीं आए। गुमडल बोलता है कि शायद उन्हें अब आने की जरूरत ही नहीं है, शायद उन्हें पहले से पता है कि वो लोग कहाँ हैं और बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यू जंग को ये बात जमा नहीं लगती। जब उनके पास इतनी पावर है तो वेट करने की क्या जरूरत। इस पर गुमडल अपनी थ्योरी बताता है, शायद वो लोग चुकबच का वेट कर रहे हैं ताकि उसकी पावर्स पूरी तरह मैच्योर हो जाएं। वो उसे याद दिलाता है कि हाल ही में चुकबच ने अपनी स्पेशल एबिलिटीज डिस्कवर की हैं, जैसे मॉन्स्टर वायरस से इम्यूनिटी, जो उसे अपने आप में एक बड़ा टारगेट बना देता है। लेकिन यू जंग इसे सिर्फ एक अंदाजा बोलकर रिजेक्ट कर देती है क्योंकि इसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। गुमडल जवाब देता है कि हो सकता है चुकबच की पावर्स अभी ग्रो कर रही हों और वो लोग उसकी ताकत पूरी तरह मैच्योर होने का इंतजार कर रहे हों। तभी बुढ़ा आदमी भी बोल पड़ता है। वो मानता है कि उनके पास इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्हें उस मौके पर फोकस करना चाहिए जो अभी उनके पास है। मतलब पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करने वाले इन बड़े लोगों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। अचानक डॉन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। वो अपने रूम के अंदर होती है और जो शोर वो कर रही होती है उसे इग्नोर नहीं होता। सब उससे पूछते हैं क्या बात है, तो वो उन्हें अश्योर करती है कि सब ठीक है, बस कपड़े चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसी बीच चुकबच दोनों बच्चों को लेक्चर देती हुई दिखती है। दोनों ही उसकी बात ध्यान से सुनने के लिए रेडी होते हैं। टीचर बनने के बाद ये देखकर चुकबच का सीना गर्व से भर जाता है। बैकग्राउंड में मॉन्स्टर मामा और हिया बात कर रहे हैं। लगता है हिया को कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी है। वो बात शुरू करते ही माफी मांगती है और हिया की तरफ से आई ये अनएक्सपेक्टेड अपॉलॉजी मॉन्स्टर मामा को अंदर तक हिला देती है। हिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि चुकबच का किडनैप होना उसी की गलती थी। उसका मानना है कि अगर वो थोड़ी और केयरफुल होती तो ये सब नहीं होता। वो कहती है कि इस बार तो चुनिए था जो उसे बचाने आ गया, लेकिन अगर चुकबच अकेली होती तो शायद आज जिंदा भी ना होती। वो वादा करती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और अगला मौका आया तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर चुकबच को प्रोटेक्ट करेगी। मॉन्स्टर ममा को हिया का अपनी बेटी के लिए इतना गहरा प्यार थोड़ा अजीब लगता है। वो पूछती है कि हिया चुकबच के लिए इतना सब क्यों कर रही है और उसके लिए इतनी सिंसियर क्यों है। इस पर हिया बताती है कि चुकबच ने उसकी जान बचाई थी। वो समझाती है कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ बदले में डूबी हुई थी, लेकिन चुकबच ने ही उसे रोशनी दिखाई और उसकी आंखें खोल दी, इसलिए उसके लिए चुकबच सब कुछ है। वो उसकी उम्मीद है और हिया बस उसे प्रोटेक्ट करते रहना चाहती है। मॉन्स्टर ममा थोड़ी शर्मिंदा सी हो जाती है जब वो मानता है कि उसे हिया की मदद की भी जरूरत है और उसे जल्दी ठीक होने को कहती है। हिया अपने मजाकिया अंदाज में बोलती है कि मॉन्स्टर ममा तो हमेशा उसे मारने को रेडी रहती है और अब उसे हील होने को कह रही है। उसे ये थोड़ा आयरॉनिकल लगता है, लेकिन फिर भी वो खुश होती है और मॉन्स्टर ममा का शुक्रिया अदा करती है। अचानक हिया के साथ कुछ होता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। चुकबच ये देखकर शॉक में खड़ी रह जाती है। सीन पेडलर पर शिफ्ट होता है। वो अपने सीनियर उस मास्क्ड आदमी के सामने झुकता है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, जिसका नाम बिगफुट है। यही वो हुड पहना हुआ बास्टर्ड है जिसने एक आंख वाले मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट दिया था। बिगफुट पेडलर से पूछता है कि जो मीट उसे लाने को बोला गया था वो कहाँ है। पेडलर ऊपर सीलिंग की तरफ इशारा करता है। जब हम ऊपर देखते हैं तो वहाँ कई इंसान बलून की तरह मोटे किए हुए दिखते हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। पेडलर समझाता है कि उन्हें मोटा करने में सिर्फ कुछ दिन लगे, लेकिन उन्हें वापस लाना मुश्किल हो गया क्योंकि जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट की वजह से वो एक दूसरे से चिपक गए थे। फिर भी पेडलर बिगफुट को अश्योर करता है कि माल की क्वालिटी और वैल्यू दोनों टॉप लेवल की है और टेस्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा। इन्हें इजीली प्रीमियम प्राइस पर बेचा जा सकता है। फिर वो एक छोटी सी बॉटल निकालता है जिसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं और कहता है कि ये उनके फूड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। बिगफुट रिपोर्ट से खुश हो जाता है और जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले पेडलर बताता है कि उसने एक पीली आंखों वाली लड़की देखी है। ये सुनते ही बिगफुट रुक जाता है और उससे और डिटेल्स पूछता है। पेडलर बताता है कि जब वो कलेक्शन कर रहा था तब उसका सामना उस लड़की से हुआ था। वो अपने ही मांस से उस लड़की की एक रेप्लिका बनाकर बिगफुट को दिखाता है। अब बिगफुट सच में इंटरेस्टेड हो जाता है और पूरी बात सुनने का डिसीजन लेता है। सीन अब एक क्लब में शिफ्ट होता है जहां काले कपड़ों में कुछ आदमी कुछ लोगों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। इन गुंडों के बीच एक आदमी पर्पल कैप पहने हुए होता है जो क्लाइंट बनकर आया होता है। उसने लोगों को हायर करने का सोचा है। उसने सुना होता है कि ये ग्रुप अपना काम बहुत अच्छे से करता है और इनका नाम पिटबुल है। गैंग का लीडर पर्पल कैप वाले से पूछता है कि उसे कौन सा काम करवाना है और डिटेल्स मांगता है।
पर्पल कैप वाला घबराकर अपनी बैग में हाथ डालता है, तभी एक कागज बाहर गिर जाता है। वो कागज सामने ही एक बड़े आदमी के पास गिरता है जो चुपचाप हेलमेट पहने बैठा होता है। जैसे ही उसकी नजर उस कागज पर पड़ती है, हमें दिखता है कि वो हिया का स्केच है। गैंग लीडर तुरंत हेलमेट वाले को ऑर्डर देता है कि कागज उठाकर उसे दे दे, लेकिन हेलमेट वाला हिया की तस्वीर देखकर शॉक हो जाता है और कुछ पल के लिए रियलिटी से ही कट जाता है। एक लैकी को गुस्सा आता है और वो हेलमेट वाले को मारने जाता है क्योंकि वो कागज वापस नहीं दे रहा होता, लेकिन हेलमेट वाला उसे सिर्फ एक ही पंच में मार देता है। उसका लेफ्ट हैंड म्यूटेटेड लग रहा होता है और उस एक पंच से ही वो लैकी सीधा बेहोश हो जाता है। जो बॉस थोड़ी देर पहले तक बहुत अकड़ में था, अपने आदमी को एक ही पंच में गिरते देखकर डर जाता है। वो तुरंत अपने बाकी गुंडों को ऑर्डर देता है कि हेलमेट वाले को गिरा दो और प्रॉमिस करता है कि अगर वो जीत गए तो वो उन्हें अपना सब कुछ दे देगा। सारे बेवकूफ हेलमेट वाले पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था वो सब सिर्फ कुछ पंचेस में गिर जाते हैं। कुछ लोग बीच में ही मर जाते हैं और कुछ डर के मारे भाग निकलते हैं। इसके बाद हेलमेट वाला पर्पल कैप वाले की तरफ मुड़ता है जिसके पास लड़की की फोटो थी। वो उसे याद दिलाता है कि ये सारे बास्टर्ड्स उसे मार देते और उसका सब कुछ लूट लेते, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने को तैयार है, जो भी काम हो। बेचारा पर्पल कैप वाला हेलमेट वाले के गले पर पकड़ के चलते हाथ की वजह से ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। मुश्किल से हिम्मत जुटाकर पूछता है कि वो है कौन। तब हेलमेट वाला अपना नाम बताता है, रियल पिटबुल। अब वो खुद सवाल करता है। वो हिया के स्केच का जिक्र करता है और पूछता है कि वो लड़की इस वक्त कहाँ है। इसी वक्त सीन हिया पर शिफ्ट होता है। वो अपनी चोटों से जूझ रही होती है और बहुत ज्यादा खून खांस रही होती है। लगता है उसे सीजर आ रहा है और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। गमडॉल पूरी कोशिश से उसकी मदद कर रहा होता है। उधर मॉन्स्टर मामा और चुकबच रूफ टॉप पर होते हैं क्योंकि चुकबच हिया को इतनी तकलीफ में देख नहीं पा रही होती। कुछ देर बाद हम तीनों को एक रूम में बैठे देखते हैं। सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं। हीरा की इंजरीज ठीक होने के बाहर है और सिर्फ एक चमत्कार की वजह से वो अभी जिंदा है, लेकिन लगातार ब्लीडिंग और दर्द की वजह से उसका बॉडी बिल्कुल लिमिट पर आ चुका है और यहाँ उसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। अब उन्हें सबसे बुरी सच्चाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। मॉन्स्टर मामा याद दिलाती है कि डॉक्टर जिन्सू कल तक आ जाएगा, जो शायद हिया को बचने का एक मौका दे दे, लेकिन गमडॉल कड़वा सच बता देता है, हिया के पास टाइम नहीं है। वो याद करता है कैसे डॉक्टर जिन्सू ने पहले ही बहुत बुरी कंडीशंस में उसका बेस्ट दिया था और अगर वो जिंदा भी रह जाती है तो उसे लगता है कि अब ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। चाहे चुने इस बात को मानना ना चाहे, लेकिन उसका भी मानना है कि हिया की तकलीफ खत्म करने के लिए अब उसे मार देना ही बेहतर होगा। या तो वो उसे दर्द में तड़पते हुए मरने दे या फिर उसे एक पेनलेस एंड दे। अब ये फैसला उनके हाथ में है। इस बीच चुकबच हीरा का मूड ठीक करने के लिए हर तरह की फनी हरकतें कर रही होती है, लेकिन बेचारी हीरा की हालत इतनी खराब होती है कि वो किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे पाती, बस दर्द में करहा पाती है। फिर भी चुकबच अपना हौसला नहीं छोड़ती। वो खुश रहने की कोशिश करती रहती है और उम्मीद भरी बातें बोलती रहती है, लेकिन एक पॉइंट पर चुकबच को समझ आने लगता है कि हीरा अब ठीक होने वाली नहीं है। तब हम देखते हैं कि हीरा के पास एक बॉक्स रखा होता है। हीरा छोटी सी चुकबच से कहती है कि वो बॉक्स खोले। जब चुकबच बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर 2 कुल्हाड़ियां एक्सेस होती हैं। हीरा चुकबच को बताती है कि ये उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वो कहती है कि उसने प्लान किया था कि जब चुकबक थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब वो ये गिफ्ट देगी, लेकिन अब जब उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तो वो चाहती है कि चुकबक इनका यूज करके अपनी हिफाजत करे। जब हिया इस तरह बात करती रहती है जैसे वो मरने वाली हो, तब चकबक धीरे धीरे टूटने लगती है। आखिरकार उसका सब्र जवाब दे देता है और वो आंसुओं के साथ हीरो पर गुस्सा निकाल देती है। रोते हुए चकबक हीरो से चिपक जाती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। वो भीख मांगती है कि उसे ऐसे छोड़कर ना जाए क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हीरो सोचती है कि कैसे वो मॉन्स्टर मम्मा के सामने पूरी तरह से चकबक का ख्याल रखने का इरादा कर चुकी थी, लेकिन अब उसे लगता है कि वो खुद एक बोझ बन गई है। तभी मॉन्स्टर मम्मा रूम में आती है और चक से कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाए क्योंकि उसे हिया से अकेले में बात करनी है। चकबक थोड़ी मुश्किल से मान जाती है और अपनी माँ को स्पेस देती है, लेकिन अचानक चकबक अपनी माँ के हाथ में एक तेज चाकू देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और सबसे बुरे का सोचने लगती है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर मम्मा आखिरकार हिया के साथ रूम में अकेली होती है। उधर गुमडम डॉल छोटी सी चकबक को पकड़ कर रखता है ताकि वो वापस रूम में ना भाग जाए। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि मॉन्स्टर मम्मा कोई गलत प्लान नहीं बना रही है, लेकिन चुकबाज मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि उसने अपनी माँ के हाथ में चाकू देखा था। इसी बीच यू जंग एक गीला कपड़ा यूज करके चुकबाज को सुला देती है। जीएम डॉल इस बात पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन यू जंग समझाती है
कि चुगबाज का लगातार चिल्लाना मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता था। फिर वो बड़े आदमी से पूछती है कि उसने शुरू से सच क्यों नहीं बताया। इस पर वो जवाब देता है कि उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगर मॉन्स्टर ममा का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो चुगबाज पूरी तरह टूट जाएगी। तब चुनबे बीच में आता है और सबको वर्स्ट के लिए रेडी रहने को बोलता है। वो इमरजेंसी के लिए गन भी रेडी कर लेता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे पूरा शक है कि वो हाया को हाफ मॉन्स्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाई डून से पूछती है कि जो एक्सपेरिमेंट उसने सजेस्ट किया था क्या वो सच में काम करेगा, लेकिन डायन कोई प्रॉमिस नहीं कर पाती। वो कहती है कि एक्सपेरिमेंट का सक्सेस हाया पर डिपेंड करता है। उधर रूम के अंदर का सीन दिखता है। मॉन्स्टर ममा हाया के पास बैठी होती है। दर्द से जूझती हुई हाया अपनी बची कुची ताकत जोड़कर मॉन्स्टर ममा से कहती है कि बस जल्दी खत्म कर दे। बिना रुके मॉन्स्टर ममा डैगर घुमाती है और नीचे की तरफ वार करती है, जिससे हाया बहुत ज्यादा खून खांसने लगती है। लेकिन टेंशन मत लो, डैगर हाया के सीने में नहीं घुसता, उसके बजाय वो सिर्फ उसकी हथेली पर घाव करता है और मॉन्स्टर ममा तुरंत चाकू फेंक देती है। हाया तुरंत ममा को याद दिलाती है कि इतना छोटा घाव उसे मारने के लिए काफी नहीं है। तब मॉन्स्टर ममा सच बताती है कि उसका इरादा हाया को मारने का है ही नहीं। वो कहती है कि वो हाया को अपनी तरह मॉन्स्टर बनाना चाहती है, मरने देने से बेहतर। वो रिवील करती है कि डायन ने उसे एक तरीका बताया था जिससे होश और सोच रखने वाले मॉन्स्टर्स बनाए जा सकते हैं। इसके लिए मॉन्स्टर ममा को बस अपना खून या लार हाया की घाव में डालनी होती है। लेकिन मॉन्स्टर ममा ये भी बताती है कि मॉन्स्टर बनने के बाद से उसने कभी इंसानी गोश्त नहीं खाया, इसलिए वो हाया को वार्न करती है कि उसका खून चखने के बाद शायद वो कंट्रोल खो दे और उसे खाने का मन करे। फिर भी वो वादा करती है कि अपनी अर्ज को कंट्रोल में रखेगी। हाया इस आइडिया का विरोध करती है, लेकिन मॉन्स्टर ममा पहले ही अपना फैसला कर चुकी होती है। वो हाया को याद दिलाती है कि उसने चुगबाज को किसी भी हालत में बचाने का वादा किया था। मॉन्स्टर ममा अपनी निराशा दिखाती है कि हाया अब अपने फैसले से पीछे हट रही है और मॉन्स्टर बनने को रेडी नहीं है। उसी पल हाया को अचानक चुगबाज का रोता हुआ चेहरा याद आ जाता है और उसे एक बड़ी रियलाइजेशन होती है। उसे समझ आता है कि वो अपनी जिंदगी जी चुकी है, इसलिए जिंदा रहे या ना रहे या फिर ज़ॉम्बी बन जाए, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में बस एक ही बात होती है, चुगबाज को बचाना। इसी सोच के साथ हाया आखिरकार मॉन्स्टर ममा को ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने की इजाजत दे देती है। बस एक रिक्वेस्ट करती है कि ज्यादा दर्द ना हो। मॉन्स्टर ममा ये गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन वो वादा करती है कि अपनी पूरी कोशिश करेगी। फिर मॉन्स्टर ममा अपना चेहरा हाया के हाथ के ऊपर ले जाती है ताकि अपनी लार या सलाइवा का कुछ हिस्सा हाया की बॉडी में ट्रांसफर कर सके। सीन फिर उस आदमी पर शिफ्ट होता है जिसके पास हाया की फोटो थी। वो अचानक आंखें खोलता है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है और बेड पर क्यों पड़ा है। उसे सिर्फ इतना याद होता है कि पिटबुल वाले आदमी ने उसका गला दबाया था जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। जब वो ऊपर देखता है तो उसे कई लोग उसे घूरते हुए दिखते हैं। घबराकर वो जोर से चिल्लाता है, पूछता है कि वो कहाँ है और यहाँ क्या कर रहा है। तभी पिटबुल वहाँ घुस आता है, उस बेचारे को जैकेट से पकड़ता है और उसे खींचकर दूसरे रूम में ले जाता है ताकि हाया के बारे में पूछताछ कर सके। प्राइवेट रूम के अंदर पिटबुल उस बेचारे को बुरी तरह से ग्रिल करता है। वो पूछता है कि वो हाया को कैसे जानता है और जो भी डिटेल उसके पास है सब उगलने को कहता है। वो बेचारा डर के मारे पसीने से भीग जाता है और मजबूरी में सब सच बता देता है। वो पहले भी कई खतरनाक सिचुएशंस में रहा है, लेकिन इस मॉन्स्टर की जो ठंडी और खौफनाक आउरा है उसका कोई मैच नहीं। ऐसी फीलिंग जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। आखिरकार वो आदमी बोलता है और रिवील करता है कि वो फोटो में दिख रहे लोगों को ढूंढ रहा था। वो बताता है कि वो हाया और उसके ग्रुप को क्यों पकड़ना चाहता है। ज्यादा टाइम पहले नहीं हाया के ग्रुप ने उसे मॉन्स्टर्स का इम्पर्सनेशन करने के लिए हायर किया था, लेकिन फिर उनके ग्रुप की एक लड़की ने कोई अजीब पावर यूज की जिससे असली मॉन्स्टर्स समन हो गए और उसकी पूरी फैमिली मारी गई। अब वो बदला लेना चाहता है। वो पिटबुल से मदद मांगता है कि हाया और उसके साथियों को पकड़ने में हेल्प करे ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। वो वादा करता है कि अगर पिटबुल उसकी मदद करेगा तो वो उसे एक लिकर वेयरहाउस और एक फूड वेयरहाउस का सीक्रेट लोकेशन बताएगा जो उसे पता है, लेकिन बदले में उसे बस एक ही चीज चाहिए होती है, हाया और उसका ग्रुप। लेकिन पिटबुल को लड़के के दिए हुए इन्फॉर्मेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे सिर्फ हाया से मतलब होता है और वो स्पेशली उसी के बारे में जानना चाहता है। लड़का माफी मांगता है और मानता है कि उसे नहीं पता हाया कहाँ है। पिटबुल समझ जाता है कि उसे हाया के बारे में कोई भी लीड नहीं मिली, जबकि वो इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर भी वो लड़के की रिक्वेस्ट मान लेता है, लेकिन रिवॉर्ड कुछ और सोच के। पिटबुल को जो रिवॉर्ड चाहिए वो सिर्फ हाया खुद है और कुछ भी नहीं। लड़का हिम्मत जुटाकर पूछता है कि पिटबुल हाया को क्यों चाहता है और उसके इरादे क्या हैं। दाढ़ी वाला ये बास्टर्ड थोड़ी देर चुप रहता है, फिर एक्सप्लेन करने का फैसला करता है। वो बताता है कि हाया एक ऐसी औरत है जिसे वो इतना प्यार करता है कि उसे मार देना चाहता है। वो कहता है कि उसे हाया पसंद है क्योंकि वो स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है, फिर भी स्वीट है।
वो सबसे ताकतवर इंसान है जिसे उसने कभी जाना है, एक बिल्कुल अनबीटेबल औरत। जैसे ही वो हाया के बारे में बोलता है, सीन मॉन्स्टर ममा पर शिफ्ट हो जाता है, जो हाया से लड़ रही होती है। हाया अब एक पूरी तरह से बदल चुकी होती है, एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बन चुकी होती है। वापस दाढ़ी वाले बास्टर्ड मोंग हुन पर सीन आता है। वो लड़के को बताता है कि वो हाया को अपना पेट बनाना चाहता है, उसे कुत्ते की तरह टेम करना चाहता है, एक ऐसा पेट जो उसके बिना जिंदा ना रह सके। वो हाया को देखने के लिए बेचैन होता है और बस यही जानना चाहता है कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी काफी टाइम बाद सीन में डॉक्टर जिन सू की एंट्री होती है, जो मोंग हुन से थोड़ी बात करने आया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि डॉक्टर कैसे इस दरिंदे को अपने ग्रुप में ले आया। डॉक्टर बताता है कि कैसे वो लोग गांव में जिंदा रहे, दूसरों का बलिदान झेलते हुए, एक दूसरे पर शक करते हुए, आपस में लड़ते हुए और एक ऐसी जगह में जीते हुए जो किसी शापित जहन्नुम से कम नहीं लगती थी। उन मुश्किल दिनों में डॉक्टर के मन में एक तमन्ना पैदा हुई, एक डेस्परेट ख्वाहिश, नॉर्मल जिंदगी जीने की। शायद वही डेस्परेशन उन्हें रास्ता दिखा गई और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें अपना नया घर मिल गया। नया घर मिलने के बाद उन्होंने कुछ रूल्स बनाए ताकि पास्ट की गलतियां दोबारा ना हो। वो दिन रात मेहनत करते रहे ताकि शांति और सेफ्टी बनी रहे। रूल्स काफी सारे थे, लेकिन रूल नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट था, चुप बच ग्रुप के बारे में कभी बात नहीं करनी। ये रूल सबसे ऊपर था, सिर्फ विलेजर्स की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई अनवांटेड अटेंशन ना मिले। इसी वजह से सब लोग चुप रहे और इस रूल को फॉलो करते रहे। रूल सेट होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। शुरू में प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स थे, लेकिन गांव बन गया और वो लोग उस नॉर्मल लाइफ के करीब पहुंच गए जिसका डॉक्टर ने हमेशा सपने देखा था। लेकिन वो नॉर्मल लाइफ तब टूट गई जब मोंग हुन हाया को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचता है। प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर इस आदमी से थोड़ी बात करने पर जोर देता है, लेकिन मोंग हुन उसे कहता है कि अभी बिजी है और बाद में आए। डॉक्टर वहां से चला जाता है और बाहर वेट करने का डिसीजन लेता है। डॉक्टर के जाते ही मोंग हुन फिर से उस लड़के से बात शुरू करता है, लेकिन लड़का बोलता है कि जो उसे पता था वो सब बता चुका है और उसके पास और कुछ कहने को नहीं है। तब मोंग हुन उस बेचारे लड़के को सिर से पकड़ लेता है और जबरदस्ती कहता है कि और जोर लगा के सोचे, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि लड़का उन लोगों के बारे में कुछ न कुछ जानता है। ये बैस्टर्ड उसके चेहरे के घाव को दबा दबाकर उसे दर्द देने लगता है। एक मोमेंट पर तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है और लड़के के सिर पर पूरी ताकत से प्रेशर डालने लगता है, जैसे उसे कुचल ही देगा। तभी डॉक्टर अचानक रूम में घुस आता है, बिल्कुल टाइम पर, वरना ये ब्रूट लड़के का सिर पूरी तरह कुचल देता। लेकिन ये बैस्टर्ड डॉक्टर की एक भी बात नहीं सुनता, बल्कि उसे इतना जोर का पंच मारता है कि डॉक्टर सीधा पीछे दीवार से जा टकराता है। ये गंदी सोच वाला आदमी इस बात से और भी गुस्सा हो जाता है कि डॉक्टर ने उसे फिर से डिस्टर्ब किया। उधर लड़का रोने लगता है, कांप रहा होता है, बार बार माफी मांगता है और मानता है कि सच में उसके पास और कुछ बताने को नहीं है। तब यांगजू वहां आ जाती है और मोंग हुन को वायलेंस बंद करने को कहती है। डॉक्टर तुरंत यांगजू को वार्न करता है कि रूम छोड़ दो, क्योंकि ये आदमी बहुत डेंजरस है। मोंग हुन ठंडी सांस लेता है और निराशा के साथ दोनों से कहता है कि रूम से निकल जाओ, क्योंकि वो लड़के से अकेले में बात करना चाहता है। बेचारा लड़का अभी भी रो रहा होता है और क्लियरली बाहर निकलना चाहता है, लेकिन मोंग हुन सबको समझाने की कोशिश करता है कि यही लड़का सब कुछ की है और बस उसे इंटेरोगेट करने दो। वो वादा करता है कि काम खत्म होने के बाद लड़की को भेज देगा, इसलिए फिलहाल उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। ना डॉक्टर को समझ आ रहा होता है और ना ही योंगजू को कि इस दरिंदे को कैसे हैंडल करे, लेकिन योंगजू हिम्मत दिखाती है और मोंग हुन को गांव के रूल्स याद दिलाती है। वो रूल नंबर 5 का जिक्र करती है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी आउटसाइडर गांव में आए तो पहले लीडर उसका इंटरव्यू लेगा। वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि मोंग हुन सिर्फ रूल तोड़ ही नहीं रहा, बल्कि उस बेचारे लड़के को हद से ज्यादा हिंसा से धमका भी रहा है। योंगजू हमेशा की तरह रूल्स फॉलो करना चाहती है, लेकिन ये दाढ़ी वाला बास्टर्ड पीछे हटने को तैयार नहीं होता और उल्टा उसे वहां से चले जाने को कह देता है। पर योंगजू गांव की लीडर है और वो इस तरह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हुए इस ब्रूट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सख्ती से कहती है कि जो भी वो कर रहा है तुरंत बंद करे। फिर भी ये बास्टर्ड अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उल्टा उसे धमकी देता है, लेकिन योंगजू भी साफ बोल देती है कि अब बस हो चुका है और ये उसका आखिरी चांस है। उसी पल वो बास्टर्ड अग्रेसिव हो जाता है और औरत पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर बीच में आ जाता है और अपने हाथ से हिट लेकर बेचारी लेडी को बचा लेता है। बास्टर्ड फिर से धमकी देता है और बोलता है कि जब तक मौका है यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम लोग भी मरे हुए ही समझो।
ये कहकर वो फिर से लड़के से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन हमेशा की तरह लड़के के पास इस बड़े आदमी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। तब योंगजू फिर से बोलती है। वो मानता है कि उसने इस गांव के लिए बहुत मेहनत की है और उसकी वजह से ही सब लोग आज सेफ और कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं, बिना मॉन्स्टर्स के डर के, सब पिटबुल्स की वजह से। पर फिर भी वो उसे याद दिलाती है कि जो वो अभी कर रहा है वो उसके लेवल या उसकी इमेज के बिल्कुल खिलाफ है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो सीधा उस बास्टर्ड की पीठ में चाकू घुसा देती है, लेकिन वो वार उसके लिए बस गुदगुदी जैसा होता है। योंगजू साफ कह देती है कि अगर उसने दोबारा उसके फैमिली को हाथ भी लगाया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। योंगजू की आंखों में जो गुस्सा और खौफ होता है वो मोंगहुन को हिया की याद दिला देता है, बिल्कुल वही डरावनी नजर। आखिरकार इतना काफी होता है उस बास्टर्ड को झुकाने के लिए और वो वादा करता है कि दोबारा कभी लाइन क्रॉस नहीं करेगा। वो कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि योंगजू इतना आगे जाकर उसे चाकू मार देगी, लेकिन योंगजू को पहले से पता था कि वो कुछ ही पल में हील हो जाएगा। दिल ही दिल में योंगजू मोंगहुन से माफी मांगती है, क्योंकि वो जानती है कि वो हिया से मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि मोंगहुन अभी हिया से मिले, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तब मोंगहुन की नजर योंगजू के हाथ में पकड़ी चुगबाज की फोटो पर पड़ती है। वो तुरंत पूछता है कि वो फोटो क्यों पकड़ कर रखी हुई है। योंगजू शक को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि फोटो बस फ्लोर पर पड़ी हुई थी। शांत रहने का नाटक करते हुए योंगजू स्मार्टली टॉपिक चेंज करती है और याद दिलाती है कि लगभग लंच टाइम हो गया है और सबको कैफेटेरिया चलना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चलने लगती है, लेकिन मोंगहुन समझ चुका होता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि योंगजू को फोटो वाली बच्ची के बारे में कुछ पता है और वो उससे डिमांड करता है कि जो भी राज छुपा रही है सब बता दे। सीन फिर चुगबाज पर शिफ्ट होता है, जो एक बंधी हुई हीरो के पास बैठी होती है।